हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, आपका यूनिट 6 जो था उसके तीनों चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी जानते हैं मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों मैं आपको क्लास 12 की बायो में हेल्प कर रही हूँ। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को आप अनुवांशिकी वाला यूनिट समझ सकते हैं, जेनेटिक्स वाले यूनिट से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। अब इस चैप्टर में इस यूनिट 7 में आपके 3 चैप्टर्स थे जिसमें से ये चैप्टर आपका आएगा, ये और बीच वाला जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये आपका हटाया गया है सिलेबस से। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको क्या चीज पढ़नी है, इस चैप्टर में आपको प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत पढ़ने हैं अनुवांशिकी और विविधता के, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांतों की बात की जाएगी। इस चैप्टर में किन किन सिद्धांतों की बात की जाएगी, इनहेरिटेंस के सिद्धांतों की, यानी बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे नियम लगाए गए जिससे वंशागति के सिद्धांतों का पता चला, वो आपको इसमें समझाया जाएगा। और आपको वेरिएशन, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विविधता आती है उसके बारे में बात की जाएगी। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया, चैप्टर का नाम आपका हो गया वंशागति व विविधता के सिद्धांत। यानी आपको इस चैप्टर में वंशागति और विविधता के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। आपको इसमें रिप्रोडक्शन के तहत, हमने वो यूनिट कंप्लीट कर लिया, तो रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में आपने ये देखा कि माता पिता से संतति जन्म लेती है ना। आप सभी अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि मैंने अपने माता पिता से जन्म लिया है, आपने अपने माता पिता से जन्म लिया है, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर हम बहुत पुराने पीढ़ी की बात करें, दादाजी के भी पिताजी की बात करें, तो दादाजी के पिताजी थे और हम कैसे आ गए, तो हम आ गए रिप्रोडक्शन के कारण। लेकिन हम उनके जैसे ही क्यों हैं, उनमें और हम में काफी समानता है और काफी असमानता है। समानताएं क्या है, जैसे हम मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य थे। अगर हम मनुष्य हैं तो वो भी मनुष्य थे। जैसे हम दिखते हैं ऐसे ही वो दिखते थे। हो सकता है उनका रंग सांवला रहा हो और मेरा रंग गेहुआ है, किसी का रंग गोरा हो सकता है कोई काला हो सकता है किसी के बाल ब्राउन कलर में हो सकता है किसी के बाल काले रंग में हो सकता है किसी के आंखों का कलर डिफरेंट हो सकता है किसी की आंखें काली हो सकता है किसी की आंखें डार्क ग्रीन हो सकता है किसी की आंखें भूरी। तो ये क्या है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समानताएं होती हैं, वो ये निश्चित करती हैं कि एक जो माता पिता हैं उनकी जो संतान होगी वो उनके जैसी ही होगी। और असमानताएं ये दिखाती हैं कि कुछ न कुछ विविधता भी हो सकती है, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, ये सब डिफरेंट हो सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि जैसे माता पिता का रंग एकदम गोरा है तो कोई आवश्यक नहीं है कि बच्चे का रंग एकदम गोरा हो। कोई जरूरी नहीं कि अगर मम्मी के बाल बहुत लंबे और मोटे और घने हैं तो बच्चों के बाल भी बहुत लंबे, मोटे और घने होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं क्या आ जा रही है बच्चों, कहीं ना कहीं आ जा रही है विविधता। क्या आ जा रही है, कहीं ना कहीं आ जा रही है विविधता। तो विविधता और वंशागति यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वंश का आगे बढ़ते जाना, इनहेरिटेंस या वंशागति,
कहलाता है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में आपको वंशागति और विविधता के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको मेंडल जो थे उनके द्वारा दिए गए 3-4 नियमों के बारे में पढ़ना है। आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है, आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है, आपको पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, आपको तीनों नियम जो मेंडल ने दिए थे उनके बारे में पढ़ना है, और उसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में भी पढ़ना है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, कि पहली चीज की जेनेटिक्स किसे कहते हैं, अनुवांशिकी हम किसे कहते हैं। जेनेटिक्स is the study of principles and mechanism of heredity and variation। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी किसकी स्टडी है? अनुवांशिकी ऐसे सिद्धांतों की स्टडी है, ऐसे सिद्धांतों का और अध्ययन है जिसमें हेरिडिटी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस तरह से लक्षण ट्रांसफर होते हैं और किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों में विविधता आ जाती है, उसके बारे में जो स्टडी की गई, जो अध्ययन किया गया, उसे हम जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। तो ये जो अनुवांशिकी है, इसकी शुरुआत किसने की थी? अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं कि अनुवांशिकी की शुरुआत किसने, तो पता चलेगा एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनको आप अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है इनको। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी का इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कहते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था, और वो क्या थे? वो एक चर्च में प्रीस्ट थे। जब उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति के नियमों का अध्ययन किया और वंशागति के नियमों के सिद्धांतों के बारे में बताया, लेकिन जब उन्होंने ये अध्ययन किया था बच्चों, तब कोई भी ध्यान उस पर नहीं दिया गया था। बहुत बाद में इनके इन सिद्धांतों को किसी पत्रिका में प्रकाशित किया गया, और इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को बहुत बाद में अनुवांशिकी का पिता माना गया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, प्रीस्ट थे, बहुत गरीब परिवार से थे, और उन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो जो चीजें आपको याद रखनी वो ये है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, यानी कि अनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। चैप्टर में आपके 2 वर्ड्स आए हैं, एक आया है इनहेरिटेंस और दूसरा आया है वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? Inheritance is the process by which characters are passed on from parent to progeny। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वंशागति या इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये जो है, ये हेरिडिटी का आधार है। ये किसका आधार है? ये अनुवांशिकी का आधार है। क्या होता है इसमें? इनहेरिटेंस का मतलब ये है, क्लियर ध्यान से समझेंगे बच्चों, इनहेरिटेंस या वंशागति का मतलब ये है कि कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर स्थानांतरित हो रहे हैं, तो जिस प्रक्रिया के तहत लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। अब बात आती है वेरिएशन। आखिर ये वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन यानी कि विविधता क्या होती है? विविधता से आप क्या समझते हैं? आपकी चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो वंशागति का मतलब तो आपको समझ में आ गया। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस by which characters are passed on from parents to progeny. It is the basis of heredity. लेकिन ये वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री by which progeny differ from their parents। यानी कि आप अपने माता पिता के एकदम समान नहीं है, क्लोन नहीं है आप, और मैं भी अपने माता पिता की एकदम क्लोन
क्लोन का मतलब एकदम हूबहू एक समान, ट्रू कॉपी नहीं हूँ, कुछ न कुछ अंतर है। मेरी मम्मी के बाल बहुत लंबे लंबे और बहुत काले और घने थे, मेरे बाल ना तो बहुत लंबे हैं ना बहुत ज्यादा काले हैं और बहुत घने भी नहीं। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा गोरी थी पर मैं बहुत ज्यादा गोरी नहीं हूँ। तो ये क्या है, ये विविधता आ गई मेरे पेरेंट्स से, मेरे कैरेक्टर्स में जो आई विविधता है वो क्या है, वही विविधता कहलाती है, वही वेरिएशन कहलाता है। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से वो अलग है, कुछ डिफरेंट है। वो कौन कौन से टर्म्स में डिफरेंट हो सकता है, वेरिएशन में बी इन टर्म्स ऑफ मार्फोलॉजी, हो सकता है दिखने में कुछ अंतर हो, मार्फोलॉजिकली डिफरेंट हो, फिजियोलॉजी में डिफरेंट हो सकता है, साइटोलॉजी यानी कोशिकीय स्तर पे भी डिफरेंट हो सकता है, बिहेवियरिस्टिक ट्रेट्स यानी कि हो सकता है कि उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, वैसा स्वभाव मेरा ना हो, उनका व्यवहार कुछ अलग हो और मेरा व्यवहार कुछ अलग हो। तो ये जो है ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग्स टू सेम स्पीसीज, ये कुछ लक्षण है बच्चों जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतर लाते हैं, उसे हम वेरिएशन या विविधता हम कहते हैं। तो वेरिएशन या विविधता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस कारण से आ जाती है, यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता से जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें विविधता क्यों आ जाती है, उसका क्या रीजन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि एक माता पिता के 3 बच्चे हैं, तो पहला बच्चा जो है उसके बाल काले हैं, वो बहुत लंबा है, बहुत गोरा है और लड़का है। दूसरा बच्चा जो है वो लड़की है, उसके बाल ब्राउन कलर के हैं, उसकी आंखें भी थोड़ी ब्राउन हैं और वो बहुत लंबी नहीं है। तीसरा बच्चा जो है वो भी लड़की है लेकिन उसके बाल भी काले हैं और वो अपने बड़े भाई की तरह लंबी भी है लेकिन गोरी नहीं है, सांवली है। तो तीनों बच्चे एक ही माता पिता से 3 अलग अलग बच्चों ने जन्म लिया और तीनों अलग अलग बच्चे अपने माता पिता से तो अलग हैं ही, आपस में भी वो तीनों बच्चे एकदम एक समान या एकदम हूबहू नहीं है। तो ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि ये बच्चे एकदम एक समान या हूबहू नहीं है, अगर माता पिता समान ही थे तो डिफरेंस क्यों आया, ये रीजन है वेरिएशन, विविधता क्यों आई, क्योंकि वेरिएशन और विविधता आती है बच्चों जीन्स के कारण। वेरिएशन अराइज ड्यू टू रीशफलिंग ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम्स। वेरिएशन जो है वो क्यों आती है, रीशफलिंग का मतलब आप सभी समझते हैं, रीशफलिंग हम जो छोटी क्लास में थे तो सेक्शंस में रीशफलिंग की जाती थी। रीशफलिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज का आपस में ऊपर नीचे हो जाना, मिक्स कर दिया जाना और उसके बाद अलग अलग जगह पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। रीशफलिंग का मतलब है कि जीन्स जब पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहे थे तो उस समय पे जीन्स के लोकस पे, उसकी कैरेक्टर्स पे ऐसे रीशफलिंग हो गई कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या आ गया, अंतर आ गया। माँ के बाल बहुत काले, बहुत लंबे, बहुत घने थे, पर जो बिटिया हुई उसके बाल ना तो काले थे ना बहुत ज्यादा लंबे हो पाए। पिताजी की हाइट बहुत लंबी नहीं थी, फिर भी जो बेटा हुआ वो बहुत ज्यादा लंबा हुआ। रीजन क्या, अगर माता पिता समान हाइट के थे या औसत ऊंचाई के थे तो बेटा जो है वो बहुत लंबा हो गया। इसका एक कारण हो सकता है कि उसके दादाजी बहुत ज्यादा लंबे रहे होंगे या उसके नाना जी बहुत ज्यादा लंबे रहे होंगे, है ना। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से लक्षण जो है एक पीढ़ी में दबे रहे तो वो अगली पीढ़ी में उभर करके सामने आ जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा बच्चों कि जब भी आप अपने किसी रोग बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब भी रोग बीमारी को लेके जाते हैं तो डॉक्टर का सबसे पहला सवाल ये होता है, खास तौर पे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट के लिए या और भी बहुत सारे रोगों के बारे में आप इस चैप्टर में समझेंगे, डिजीजेस के बारे में आपको हीमोफीलिया है, सिकल सिकनेस एनीमिया है, इन सब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि डॉक्टर सबसे पहले पूछता है आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक तो नहीं है, आपके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, आपकी फैमिली में तो कोई डायबिटिक नहीं रहा। मतलब वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर फैमिली में कोई डायबिटिक रहा है, इसका मतलब वो कैसे आ गया है रोग, आपकी गलती से नहीं आया, वो ट्रांसफर हो गया, वो इनहेरिटेंस वाली प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होकर अगली पीढ़ी में आ गया। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पता करते हैं, फैमिली हिस्ट्री पता करते हैं। किसी रोग की जड़ को पता करने के लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री को पता कर लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री को पता करने से उन्हें क्या समझ में आ जाता है, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि रोग ये अपने जन्म के साथ ही लेकर आया जो उभर गया बाद में, या अपनी लाइफ स्टाइल की कमी के कारण रोगी को ये रोग हो गया। तो ये जो बहुत सारे जो ट्रांसफर होता है बच्चों लक्षणों का, ये अच्छे लक्षणों का भी ट्रांसफर हो सकता है और एज वेल एज ये गड़बड़, जैसे कोई रोग ट्रांसफर हो जाए तो ये क्या है, एक गड़बड़ लक्षण का ट्रांसफर हो गया जो कोई नहीं चाहता था। फिर भी माता पिता ये नहीं चाहते थे कि कोई बीमारी ट्रांसफर हो जाए बच्चे में, लेकिन उस पर उनका कंट्रोल नहीं था और इसलिए बीमारी भी ट्रांसफर हो गई। किस प्रक्रिया के तहत हो जाती है, चाहे अच्छा लक्षण हो चाहे वो खराब कैरेक्टर हो, ट्रांसफर कैसे हो जाता है, कौन सी प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर हो जाता है, इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चे, वंशागति और विविधता में अंतर क्या है, वो अंतर समझने के लिए, वंशागति का मतलब है किसी भी प्रकार के लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाना आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। और वेरिएशन का मतलब होता है कि जो लक्षण आपके माता पिता में या आपके माता पिता के माता पिता में भी नहीं थे, उसमें कुछ वेरिएशन अगर, जैसे बहुत बार आपने केसेस सुने होंगे कि किसी बच्चे की फैमिली में आंखें नीली हो गई, ठीक है। अब सवाल हर किसी को, अरे आपके बच्चे की आंखें नीली कैसे, आपके परिवार में किसकी आंखें नीली थी, तो पेरेंट्स बोलेंगे अरे हमारे परिवार में तो किसी की भी आंखें नीली नहीं थी, पर हमारे बच्चे की आंखें नीली हो गई, पता नहीं कहाँ से हो गई, पता नहीं कैसे हो गई। तो ये जो हम दैनिक जीवन में बातचीत में जो हमें बहुत सारे अलग अलग उदाहरण मिलते हैं, वो क्या है, अगर फैमिली में किसी की आंखें नीली नहीं थी और बच्चे की आंखें नीली हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएशन आ गई, विविधता आ गई। जो परिवार में किसी के पास जो लक्षण नहीं था, वो जीन की रीशफलिंग के कारण या क्रोमोसोम्स के कारण क्या हुआ, विविधता आ गई। तो अब विविधता आ गई तो वो भी एक लक्षण बन गया। अगली पीढ़ी में हो सकता है किसी की नीली आंखें हो, तो ये बोला जाएगा कि इस बच्चे की नीली आंखें हैं, और इसके बच्चे की भी, बड़े होंगे तो हाँ उनकी बच्चे की भी नीली आंखें हो सकती हैं। तो ये जो विविधता और इनहेरिटेंस, वेरिएशन और इनहेरिटेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं और वेरिएशन किसे कहते हैं। इसके अलावा रीशफलिंग ऑफ जीन्स के कारण भी वेरिएशन हो सकता है बच्चों, या क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। जैसे जब हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, आप सभी को पता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो जीन्स बने होते हैं, जीन्स के, और डीएनए के बने हुए होते हैं, डीएनए के बने हुए होते हैं। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाए, अगर एक जीन्स दूसरे जीन्स के साथ क्रॉसिंग ओवर कर दे, या कहीं डिलीट हो जाए या इंसर्ट हो जाए, तो उससे क्या हो जाता है, वेरिएशन आ जाता है। और म्यूटेशन, म्यूटेशन जो है वो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है, म्यूटेशन एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। म्यूटेशन जो है वो उत्परिवर्तन जो है वो पर्यावरण का प्रभाव हो सकता है। तो इसके बारे में हमने सबने बात करी, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, और क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी आपको बात करनी है। आई होप बच्चों आपको इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में समझ में आ गया होगा। आपका इससे छोटा छोटा मतलब थोड़ा सिद्धांत आपका क्लास 10th में भी था, आपका उस वो आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हमें आगे बढ़ना है और हमें पॉइंट वाइज सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। तो पहले हमें ये जानना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन कौन से प्रयास के द्वारा, कौन कौन से उन्होंने
एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे, और उन्होंने किस तरह से फिर नियम बनाए। उन्होंने आनुवंशिकी के कुछ नियम पारित किए थे, उनके बारे में हमें बात करनी है। आपने इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में जान लिया कि एक्चुअल में इनहेरिटेंस क्या होती है और एक्चुअल में वेरिएशन क्या होती है। मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने एक नया एक नियम बनाया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो किस आधार पर उन्होंने ये नियम बनाए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है? मेंडल ने कुछ हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग किए। मेंडल ने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक चर्च में प्रीस्ट थे, तो चर्च में जो खाली पड़ी बहुत सारी जमीन थी, वहां पर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। कौन से पौधे पर प्रयोग किए? उन्होंने प्रयोग किया बच्चों गार्डन पी पर, यानी कि मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया। पाइसम सेटाइमम जिसका वैज्ञानिक नाम है। 7 साल तक वो ये प्रयोग करते रहे। लगातार 7 सालों तक वो मटर के पौधों पर प्रयोग करते रहे, और मटर के पौधों के अलग अलग लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किए। तो मटर का पौधा उन्होंने क्यों चुना होगा? इसके कुछ कारण थे, है ना। और उसके बाद उन्होंने सजीवों में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का नियम दिया था। तो उन्होंने सिलेक्शन क्यों किया पी प्लांट का? उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? पी प्लांट यानी मटर का पौधा, आप सभी जानते हैं कि कैसा होता है। काफी बच्चों ने मटर का पौधा देखा भी होगा। फूल भी उसमें अलग अलग रंगों के होते हैं, मटर भी आपको अलग अलग तरीके की दिखाई पड़ती है। बड़े सारे लक्षण उसमें एक साथ उनको दिखाई पड़े थे। तो उन्होंने 7 साल तक लगातार एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद उन्होंने कुछ नियम दिए मटर के पौधों से रिलेटेड। मटर के पौधे को चुनने का क्या कारण रहा होगा? मटर के पौधों को चुनने का रीजन रहा होगा, द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग गार्डन पी, जिसको हम पाइसम सेटाइवम कहते हैं, फॉर एक्सपेरिमेंट्स बाय मेंडल वर, क्या क्या रीजन रहा होगा? पी हैज मेनी डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मटर के पास बहुत सारे ऐसे लक्षण थे जो विजिबल थे। बहुत सारे ऐसे मटर के पौधों में लक्षण थे जो विजिबल थे, जो दिखाई पड़ते थे, और जिस पर प्रयोग करना आसान था। मटर के पौधे की जो लाइफ स्पैन थी, जीवन चक्र जो था, वो छोटा था। मतलब मटर के पौधे की फसल जल्दी जल्दी होती थी, मटर पौधे का जीवन काल जो है वो छोटा था। तो जब मटर के पौधे का जीवन काल छोटा था, तो वो जल्दी, उनका एक्सपेरिमेंट का जो टाइम था वो कम टाइम में ज्यादा चीजों पर प्रयोग वो कर सकते थे। फ्लावर्स जो थे मटर में, वो कैसा, वो स्वपरागण शो करते थे, यानी कि उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता था। और रिप्रोडक्टिव वॉल्स जो थे वो कोरोला के द्वारा इनक्लोज्ड थे। मटर का जो फूल होता है, आप सभी ने देखा है कि मटर का फूल एकदम कवर्ड सा होता है, तो कोरोला के द्वारा इनक्लोज्ड थे उनका जो रिप्रोडक्टिव वॉल्स थे। तो बाहर से पर परागण की संभावना भी नहीं थी। स्वपरागण होता था मटर के फूलों में, और रिप्रोडक्टिव वॉल्स जो थे वो इनक्लोज्ड थे कोरोला के द्वारा। और इसको आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट करना आसान था। इट इज इजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट द पी प्लांट, यानी मटर के जो फूल थे उनको क्रॉस पॉलिनेट करना आसान था। तो इसलिए जो हाइब्रिड थे वो फर्टाइल थे। मतलब हाइब्रिड्स, द हाइब्रिड्स दस प्रोड्यूस्ड वर फर्टाइल, जो हाइब्रिड्स थे वो फर्टाइल प्रोड्यूस हुए। सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट्स में होता था, लेकिन चूंकि जो रिप्रोडक्टिव वॉल्स था वो कोरोला के द्वारा बंद किया गया था, तो इसलिए इसमें आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन आसान था मटर के फूल में, है ना। तो इस तरह से इस पर उनको प्रयोग करना इजी लगा, आसान लगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। जिसमें सबसे मुख्य कारण जो था वो ये था कि मटर के पौधे में बहुत सारे लक्षण थे जो दिखाई पड़ रहे थे, और उस पर वो प्रयोग करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोच विचार करके मटर के पौधे का चुनाव किया, और उसके बाद उन्होंने उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि जैसे
आपका ये सोचने की बात है कि एलिफेंट है तो वो केवल एलिफेंट की ही बच्चे को, मतलब आपने कभी भी देखा होगा कि मनुष्य जो है, मनुष्य प्रजाति में किसी दूसरे एनिमल की उत्पत्ति हो जाए, कभी भी किसी एलिफेंट को आपने लायन कब को बर्थ देते देखा, या कभी गाय को आपने भैंस का बच्चा देते देखा, या कभी हमारे घर में शिशुओं का आगमन होता है तो कभी किसी के घर में माता पिता के द्वारा ह्यूमन शिशु यानी इन्फेंट चाइल्ड के अलावा कोई दूसरा स्पीसीज आया, ऐसा संभव नहीं था, ऐसा संभव नहीं है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ के देखें कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों अपने जैसी ही संतान की उत्पत्ति करता है हर जानवर, हर एनिमल अपने जैसी ही संतान की उत्पत्ति करता है। हाथी जो है वो हाथी के बच्चे को जन्म देता है, गाय अपने बछड़े या बछिया को जन्म देती है, भैंस भी अपने बच्चे को ही जन्म देता है, घोड़े का बच्चा हमेशा घोड़े जैसा होता है, आपका शेर जो है, शेरनी जो है वो भी कब को बर्थ देते हैं, मेमना जो है वो, बकरी जो है वो मेमने को बर्थ देती है, भेड़ जो है वो लैम्ब को बर्थ देता है। तो मतलब क्या है, मतलब हर स्पीसीज अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। इसी तरह से जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने, लेकिन क्या है, काफी कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, उसको हमने इनहेरिटेंस और वेरिएशन के हिसाब से समझ लिया। तो ग्रेगर जॉन, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि क्यों उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था, इसको आपको नोट करना है। तो ये जो बच्चों, एलिफेंट हमेशा बेबी एलिफेंट को जन्म देता है, अन्य किसी एनिमल को नहीं देता है। मैंगो सीड से कोई दूसरा पौधा नहीं उगता, केवल मैंगो सीड से मैंगो का ही प्लांट उगता है, अन्य कोई नहीं उगता है। तो जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है, संतानें होती हैं बच्चों, ये अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल, एकदम एक समान नहीं होती है। तो इसमें आपको इन क्वेश्चंस के बारे में आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा कि जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस और वेरिएशन का आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। जैसे अब देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उनको इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन उनको पता नहीं था, मतलब ये सिद्धांत नहीं बनाए गए थे, उनको पता नहीं था लेकिन उनको जानकारी थी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो बच्चों को नोट करने होंगे। वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिहाज से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए, तो इसलिए आप उसको नोट कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है बच्चे, वो नोट करेंगे आप सभी। एक तो क्या, आपका यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 5 है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति व विविधता के वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अब इस चैप्टर में आपको आपने ये तो जान लिया कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ही समान मिलती जुलती संतानों की उत्पत्ति करते हैं। इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आता है बच्चों, कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, वंशागति को कहते हैं, और वेरिएशन किसे कहते हैं, विविधता को कहते हैं। तो वंशागति और विविधता के सिद्धांतों में कुछ चीजें आपको नोट करनी है, जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने, मैंने आपको अभी बताया कि 7 सालों तक मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो 7 साल कौन से थे, तो वो ईयर आपको नोट करना है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया आपका, वो था 1856 से लेकर
1863 तक 7 सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 7 सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया? मटर के पौधे पर। 7 सालों तक उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने संकरण वाले प्रयोग किए, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रस्तावित किया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब प्रभाविता का नियम। उन्होंने 7 सालों तक किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने संकरण पे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। कैसे एक्सपेरिमेंट किए बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए। हाइब्रिडाइजेशन पर एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्होंने कुछ नियम बताए। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जो नियम दिया वो कौन सा नियम था? वो था प्रभाविता का नियम। उन्होंने सबसे पहले प्रभाविता का नियम दिया। तो पहले तो आप ये जो ईयर्स हैं 1856 टू 1863 इसको नोट कर लेंगे। ये आपको नोट करना है कि मतलब आपका अगर बहुविकल्पीय प्रश्नों में इस तरीके का ईयर्स का कॉम्बिनेशन दिया जाए तो आपको याद रहे कि कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर के बीच में ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उन्होंने 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था, संकरण पे प्रयोग किए थे, वो सब आपको पता है। केवल ये ईयर जो है, आपको ईयर का ये कॉम्बिनेशन आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। आई थिंक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। बच्चों, आज की क्लास में आपने वंशागति और विविधता के सिद्धांतों के बारे में ये जाना कि कौन से वैज्ञानिक जो हैं वो आपका आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं और उन्होंने 7 सालों तक कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में एक्सपेरिमेंट्स किए और किस पौधे पर किए, उसका रीजन क्या था, उसके बारे में हम अगले सेशंस में बात करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।